आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज के इस क्लास में टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि किताब से गेस किया गया, छाँट कर प्रश्न लाया गया है, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ेगा। और आज के इस क्लास में टोटल मॉडल पेपर का सेट 1 करने वाले हैं। हम लोग मॉडल पेपर का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप सभी विद्यार्थी का एक डाउट रह जाता है, क्या रहता है? तो आप सभी विद्यार्थी का एक डाउट रहता है कि पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और किस प्रकार से डाउनलोड करना है, यह हम वीडियो को लास्ट में बताएंगे। और यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज के इस क्लास में है, वह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हम डाल देंगे। और जिस वेबसाइट पर आपको हम डालेंगे उसको आप डाउनलोड कर लेना है और बाकी तरीके से अपनी तैयारी भी कर लेना है। तो पीडीएफ कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है हम वीडियो को लास्ट में बताएंगे। और आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, कि आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर लीजिए। और कन्फर्म अगर एक लाइक कर देते हैं तो अगर आपका हमारा मनोबल बढ़ा रहता है, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। और वीडियो को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त एक ही क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए और उनका भी अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए और उन्होंने भी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लास कर पाए। तो आप लोग शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिए, ताकि उनके भी अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। अगर आप सभी विद्यार्थी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2000 में अगर लाना चाहते हैं 450 प्लस मार्क्स, कितना? तो 450 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो 3 अगस्त से हमारे साथ यानी एक ही क्लास के साथ जुड़िए आप सभी विद्यार्थी। और आपको 100% गारंटी है कि आप सभी विद्यार्थी का 450 प्लस स्कोर होगा फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के पेपर में। तो आप सभी विद्यार्थी 3 अगस्त से जुड़िए। पर डे लाइव, पर डे क्या होगा? तो लाइव क्लास तो नहीं होगा, बट लेकिन रिकॉर्डेड क्लास भी होगा और उसमें बारीकी तरीके से सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का क्लास कराया जाएगा। और हमारा उम्मीद है कि लाइव क्लास का, तो लाइव क्लास बहुत ही जल्द आपका स्टार्ट हम करने वाले हैं, तो लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से 3 अगस्त को जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छे तरीके से हम कराएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जाति पातिक तोरण मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो जाति पातिक तोरण मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यह 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। किस ऑप्शन में है? तो बी वाले ऑप्शन में है। तो आपका राइट आंसर 1 का बी होगा, 1936 ईस्वी में। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कि भीमराव अम्बेडकर के भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। 2 का राइट आंसर बी होगा, जाति प्रथा को मानते हैं। आप क्वेश्चन बनता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, आप जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ाई करिएगा, ताकि आपको समझ में आए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू गाँव के मध्य प्रदेश में हुआ था। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस परिवार से थे? तो दलित परिवार से थे। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ही संविधान को लिखा है। तो संविधान के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? क्वेश्चन आता है। तो संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की थी। और संविधान को लिखने में कितना वर्ष समय लगा था? तो संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान को लिखने में। यह भी क्वेश्चन आता है, आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो इतना क्वेश्चन आप लोग कन्फर्म याद रखिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर कि पड़ोसी के आवारागर्द छोकरों के साथ लड्डू कौन नचा रहा था? तो पड़ोसी के आवारागर्द छोकरों के साथ लड्डू कौन नचा रहा था? तो मदन नचा रहा था। 3 का राइट आंसर सी होगा, मदन नचा रहा था। अब हम आपको कॉन्सेप्ट की तरह, आपको हम इंट्रोडक्शन की तरह हम बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बिल्कुल कहानी की तरह आप लोग सुन लीजिए। मात्र उसी में आपको याद हो जाएगा सभी क्वेश्चन, आपको अलग से कोई याद नहीं करना है। पीडीएफ को एक बार देख लेना
लेना है और बाकी याद कर लेना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पड़ोसी के आवारा छोकरों के साथ कौन खेल रहा था या लड्डू कौन नचा रहा था, तो मदन नचा रहा था। आप क्वेश्चन पूछता है कि मदन का पिता का नाम क्या था, तो मदन का पिता का नाम गिरधर लाल था। क्या था, तो गिरधर लाल था। और गिरधर लाल क्या था, तो सेन साहब के यहाँ फैक्ट्री में काम करता था। कौन सा फैक्ट्री में, तो किरानी का फैक्ट्री में काम करता था सेन साहब के यहाँ। और सेन साहब का पुत्र का नाम खोखा था। खोखा का दूसरा नाम कासू था। क्या था, तो खोखा का दूसरा नाम कासू था। यह क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में। अभी भी क्वेश्चन पूछता है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो सेन साहब की नई मोटर कार काले रंग की थी। किस रंग के, तो काले रंग की थी। और सेन साहब की नई मोटर कार वह कितने रुपये की थी, यानी कितने राशिया की थी, तो 7,500 यानी 7,500 रुपये की थी सेन साहब की नई मोटर कार। और भी क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड परीक्षा में कि सेन साहब की पुत्रियाँ कितनी थी, तो सेन साहब की पुत्रियाँ कितनी थी, तो सेन साहब की टोटल 5 बेटियाँ थी, यानी 5 पुत्रियाँ थी। सीमा, रजनी, आलो, सिफाली और आरती, यह 5 बेटियाँ थी। कौन, तो सेन साहब की थी। तो इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। और भी क्वेश्चन पूछता है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो सेन साहब खोखा या कासू को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाने चाहते थे। उसकी तोड़फोड़ की हरकत से बिजनेसमैन या इंजीनियर बनने की सपना देखते थे। कौन, तो सेन साहब। किसको, तो खोखा को। और भी क्वेश्चन पूछता है कि खोखा को कितने दांत तोड़ दिया, तो खोखा को 2 दांत तोड़ दिया। और किसने तोड़ा था, तो खोखा को 2 दांत मदन ने तोड़ दिया। किसने तोड़ा, तो मदन ने तोड़ दिया। तो बिल्कुल कहानी की तरह समझना है आपको। 100% सभी क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी तरीके से समझ में आएगा, यह हमारा गारंटी है। 2026 में स्कोर अच्छे करना चाह रहे हो तो बिल्कुल एक क्लास के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़िए। आपको फ्री में PDF, फ्री में क्लास आपको बारीकी तरीके से हम कराएंगे। 100% गारंटी के साथ सभी क्वेश्चन लड़ेगा 2025 के भी तरह। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर की नवमादी बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था। क्वेश्चन पूछता है कि नवमादी बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था, तो खोखा था। कौन था, तो खोखा था। 4 का राइट आंसर बी होगा, खोखा था। खोखा का दूसरा नाम कासू था। तो आपको यह हम बता चुके हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मदन क्या कर रहा था, तो मदन गांव में खेल रहा था आवारागर्द छोकरों के साथ। और मदन का पिता का नाम गिरधर लाल था। और क्वेश्चन पूछता है कि सेन साहब का जो पत्रकार मित्र था वह क्या था, तो सेन साहब का मित्र पत्रकार था। क्या था, तो पत्रकार था। पत्रकार का गाड़ी का हवा किसने निकाला, तो पत्रकार के गाड़ी का हवा यानी टायर का हवा किसने निकाला, तो खोखा ने निकाला। किसने निकाला, तो खोखा ने निकाल दिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है। 2026 में आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है, तो संस्कृति के खोज से। किसकी, तो संस्कृति की खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना जुड़ गया है। तो राइट आंसर ए वाला होगा, संस्कृति की खोज से। क्या होगा, तो राइट आंसर ए होगा, संस्कृति के खोज से। इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के उम्र में सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपर में डूब रहा है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपके पेपर में भी है, बुक में भी है, मॉडल पेपर में भी है और क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा नहीं हम फ्री में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा हम पागल थोड़ा ही नहीं कि जो आपको हम बता रहे हैं बारीकी तरीके से, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सर जोन्स ने जहाज पे खड़े कितने वर्ष की उम्र में देखा कि सूर्य अपर में डूब रहा है, तो वह 37 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष के, तो टोटल 37 वर्ष की उम्र में उन्होंने देखा कि सूर्य अपर में डूब रहा है। किसमें, तो सूर्य अपर में डूब रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर की चारू चंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि चारू चंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 7 का राइट आंसर ये होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आप क्वेश्चन पूछता है कि नाखून क्यों बढ़ता है, किस लेखक की रचना है, तो नाखून क्यों बढ़ता है किस लेखक की रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। सॉरी, नाखून क्यों बढ़ता है यह पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और नाखून किसका प्रतीक है, तो नाखून पशुता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, तो नाखून पशुता यानी पाश्विक प्रवृत्ति का है। और नाखून को काटना किसका प्रतीक है, तो वहाँ पे पूछा है नाखून किसका प्रतीक है, तो नाखून को बढ़ाना या नाखून, यह दोनों के दोनों पशुता का प्रतीक है, यानी पशु पक्षी के समान है। आप लोग समझिए पूरा, पशुता का प्रतीक है यानी पाश्विक प्रवृत्ति का है। आप क्वेश्चन पूछेगा कि नाखून को काटना यानी नाखून को काट कर छोटा छोटा रखना। अभी मनुष्य क्या कर रहा है, नाखून को काट कर छोटा छोटा रख रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, तो वह मानवता को ग्रहण कर रहा है। किसको, तो मानवता को ग्रहण करता है मनुष्य जब नाखून को काटता है तब।
मतलब, और नाखून को बढ़ाना पशुता का क्या है, तो पाशविक प्रवृत्ति है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऐसा किसने पूछा था, ऐसा छोटी बेटी ने पूछा, किससे पूछा था, लेखक से पूछा। और प्राचीन यानी पुराने समय में मानव के अस्त्र क्या था, तो पुराने समय में मानव का अर्थ नाखून हुआ करता था। कौन हुआ करता था, नाखून। नाखून को अपने नाखूनों के प्रहार से प्रतिद्वंदियों को पछाड़ता था और अपना भोजन यानी पेट भरता था। प्रतिद्वंदियों कहने का अर्थ क्या होता है, तो जानवरों को मार कर खाता था और अपना पेट को भर लेता था। कौन, तो मनुष्य पुराने जमाने में। और किससे, तो नाखून से ही मार देता था, क्योंकि नाखून उस समय बहुत बड़ा बड़ा था, इसीलिए नाखून से प्रतिद्वंदियों को पछाड़ता था और अपना पेट भरता था। तो इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और पुराने समय में मानव जो थे वो नाखून को किससे रंगता था, तो अलता से रंगता था। किससे रंगता था, तो अलता से रंगता था। और मोम से, क्या, फोम से चिकना करता था। तो फोम से चिकना करता था और अलता से रंगता था पुराने ज़माने में मनुष्य, ऐसा बुक में लिखा गया है आपको। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पुराने ज़माने में मनुष्य क्या क्या करता था। तो इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य का नाखून किसका प्रतीक है। जस्ट अभी बताए हैं, इसीलिए हम समझा कर बताते हैं, इसीलिए, ताकि आपसे क्वेश्चन में कब पूछेगा कहाँ कोई गारंटी नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य में नाखून किसका प्रतीक था, तब पाशविक प्रवृत्ति का यानी पशुता का प्रतीक था। जस्ट अभी बताए हैं। 8 का राइट आंसर सी होगा, पाशविक प्रवृत्ति का था। तो आप लोग इसका याद रखिएगा। और पुराने समय में मनुष्य नाखून को क्या बना रहा था, तो सुंदर और आकर्षक। क्वेश्चन पूछता है कि पुराने जमाने में मनुष्य का नाखून क्या था, तो सुंदर और आकर्षक था। क्या था, सुंदर और आकर्षक, यानी जो भी देखता था वो मोहित हो जाता था। आकर्षक, देखने में भी अजीब टाइप का था और सुंदर भी था। तो आप लोग इतना क्वेश्चन जरूर समझते होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कि बेतमा दान पत्र कब का है। तो बेतमा दान पत्र कब का है, तो 1020 ईस्वी वर्ष का है। कितना वर्ष का है, तो 1020 ईस्वी वर्ष का है। आपका 9 का राइट आंसर बी होगा, 1020 ईस्वी वर्ष का। बिल्कुल मजा आएगा सभी क्वेश्चन पढ़ने में, आप लोग बारीकी तरीके से पढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी। तो निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी, तो बहादुर को दे दिया था। 10 का राइट आंसर डी होगा, बहादुर को। और बहादुर का जन्म, सॉरी, क्वेश्चन पूछता है कि बहादुर का जन्म कहाँ हुआ, तो नेपाल में हुआ था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल को रहने वाला था। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से भाग कर आया था। बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा, तो बहादुर रात भर जंगल में छिपा रहा। कहाँ छिपा रहा, तो बहादुर रात भर जंगल में छिपा रहा। और बिहान होते ही यानी भोर सवेरे होते ही वह उत्तर प्रदेश की तरफ प्रस्थान कर गया। और लेखक का घर बहादुर को किसने लाया, तो लेखक का घर लेखक का साला ने लाया बहादुर को। क्वेश्चन पूछता है कि लेखक का घर बहादुर को किसने लाया, तो लेखक का साला ने लाया। और जब बहादुर का घर लेखक का साला ने ले आया, और लेखक का पत्नी का नाम निर्मला था। आप लोग क्वेश्चन समझिए, लेखक का पत्नी का नाम निर्मला था। और निर्मला जो थी वो बहादुर को खूब दासा करती थी, यानी मारती थी, पीटती थी, खूब दासा करती थी बहादुर को। कौन था, निर्मला, जो लेखक की पत्नी थी वो करती थी। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वही क्वेश्चन में पूछा है कि फटे पुरानी यानी सड़े गले कपड़े पहनने के लिए, रहने के लिए घर भी मतलब समझ सकते हैं, सब कुछ सड़े गले परे कपड़ा उड़ा फटे पुरानी देती थी। यह कौन देता था, तो बहादुर को देता था। कौन देता था, तो निर्मला देता था। अब क्वेश्चन पूछता है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि निर्मला के रिश्तेदार या लेखक के रिश्तेदार, निर्मला बोले या लेखक बोले, दोनों बतवा एक ही है, क्योंकि निर्मला का पति का नाम लेखक था और लेखक का पत्नी का नाम निर्मला था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निर्मला के रिश्तेदार या लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी का आरोप लगाया बहादुर पर, तो बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगाया। कैसे आरोप लगाया, तो बोला क्या कि इसी चरपाई पे, इसी यानी खटिए पे, पुराने ज़माने में चरपाई को खटिया बोला जाता था, तो इसी चरपाई पे 11 रुपये रखा है, लगता है खो गया। ऐसा किसने बोला, तो लेखक का रिश्तेदार ने बोला। और किस पर बोला, तो बहादुर पर बोला, क्योंकि बहादुर को मतलब जो था लेखक का रिश्तेदार उसको पता चल गया कि बहादुर ने ही रुपया चुराया है। और जबकि बहादुर रुपया नहीं चुराया था, बहादुर पर झूठा आरोप लगाया गया था। बहादुर जो था वो शरीफ लड़का था, बिल्कुल बहादुर चोरी नहीं किया था। ऐसा आरोप किसने लगाया, तो लेखक का रिश्तेदार ने लगाया। यह क्वेश्चन पूछा गया है लगातार आपके पेपर में। और भी क्वेश्चन आता है कि लेखक ने
बहादुर ने एक बार क्या किया, तो भैंस को पीट दिया। बहादुर ने एक बार भैंस को पीट दिया और भैंस भागे भागे किसके पास आए, तो भैंस भागे भागे माँ के पास आए। किसके पास आए, तो भैंस भागे भागे माँ के पास आया और माँ ने समझ गया। माँ ने क्या किया, तो माँ ने समझ गया कि बहादुर ने भैंस को पीटा है और माँ भैंस की कल्पना करके बहादुर को दुगुना मारती थी। दुगुना कहने का अर्थ क्या है, यानी भैंस को बहादुर 4 डंडा मारा है तो माँ बहादुर को 8 डंडा मारती थी। तो कहने का मतलब यह है कि भैंस की कल्पना करके माँ बहादुर को दुगना मारता था। इसी डर से वह रात भर जंगल में छिपा रहा और भोर होते ही उत्तर प्रदेश की तरफ प्रस्थान कर गया, यानी चला गया इसी डर से। और माँ बहुत मारती थी बहादुर को। तो आप लोग समझ गए। तो बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आपको बारीकी तरीके से पढ़ लेना है। तो अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगर मान लीजिए आपसे बहादुर चैप्टर में से जितना भी हम ऑब्जेक्टिव रिवीजन करके बताए हैं उससे बाहर आपके एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा, उसी में से पूछ लेगा जो भी क्वेश्चन आएगा। तो वो इसीलिए बोलते हैं कि रिवीजन करके आप लोग जो भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं उसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में हुआ था। तो किस ऑप्शन में है, तो सी वाले ऑप्शन में है। तो 11 का राइट आंसर सी होगा, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने वर्ष के उम्र में बिरजू महाराज का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो कितने वर्ष के उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, तो 27 वर्ष के उम्र में। कितने वर्ष के, तो 27 वर्ष के उम्र में। आप क्वेश्चन पूछेगा आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि बिरजू महाराज का घर कहाँ था। तो बिरजू महाराज का घर कहाँ था, तो बिरजू महाराज का घर रामपुर था। कहाँ था, तो बिरजू महाराज का घर रामपुर में था। और बिरजू महाराज अपने पिता के साथ नाचने कहाँ जाया करते थे, तो बिरजू महाराज अपने पिता के साथ नाचने रामपुर जाया करते थे। कहाँ जाया करते थे, तो रामपुर अपने पिता के साथ नाचने जाया करते थे। और बिरजू महाराज का पिता मतलब बिरजू महाराज कौन सा नृत्य करता था, उसके पिता और बिरजू महाराज तो दोनों कौन सा नृत्य करते थे, तो कथक नृत्य करते थे। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि बिरजू महाराज कौन सा नृत्य करते थे, तो कथक नृत्य करते थे। कौन सा नृत्य, तो कथक नृत्य करते थे। और बिरजू महाराज का पिता कब मर गया, तो बिरजू महाराज का पिता कब मरा था, तो जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, यानी 9 वर्ष 6 माह का था। कितना था, तो 9.5 साल का था। तो उसी समय बिरजू महाराज के क्या हुआ, तो पिता मर गया। क्या हुआ, तो उसके पिता मर गया। और बिरजू महाराज का पिता किस लिए कैसे मरा, तो लू लग जाने के कारण से मरा। किस कारण से मरा, तो लू लग जाने के कारण से मर गया बिरजू महाराज का पिता। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बिरजू महाराज को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला, तो 27 वर्ष की उम्र में मिला था। तो इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। और क्वेश्चन आप पूछेगा कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है, तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है, यह क्वेश्चन कन्फर्म याद रखिए, 2026 के पेपर में पूछेगा। तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है, तो बिरजू महाराज है। कौन है, तो बिरजू महाराज है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग फिलहाल याद रखिए, काफ़ी है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। और यह क्वेश्चन पढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कौन ठंड से काँप रहा था। तो कौन ठंड से काँप रहा था, तो संतु ठंड से काँप रहा था। 13 का राइट आंसर ए होगा, संतु ठंड से काँप रहा था। और संतु मतलब संतु कौन था, तो लेखक का भाई था। और क्वेश्चन पूछ लेता है कि संतु नरेन, एक क्वेश्चन पूछता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्वेश्चन आपको बुक में भी देखने को नहीं मिलता है। तो संतु और नरेन क्वेश्चन पूछेगा, यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो संतु और नरेन दोनों, यह दोनों जो थे वो कौन थे, तो दोनों आपस में भाई भाई थे। क्या थे, तो संतु और नरेन दोनों आपस में भाई भाई ही थे। यह क्वेश्चन आएगा, जरूर इसे याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन पूछता है कि दीदी के प्रेमी का नाम क्या था। तो दीदी के प्रेमी का नाम क्या था, तो नरेन था। क्या था, तो दीदी की प्रेमी का नाम यानी प्रेमिका का नाम नरेन था। और लेखक का माँ, लेखक के माँ जो था वो मसाला पीस रहा था। क्या कर रहा था, तो लेखक की माँ मसाला पीस रही थी, किस लिए, तो मछली को बनाने के लिए। और क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि सुसक सुसक कर बंद कमरे में कौन रो रही थी। तो सुसक सुसक कर बंद कमरे में कौन रो रही थी, तो दीदी रो रही थी। कौन, तो दीदी रो रही थी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और भी क्वेश्चन पूछता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा। क्यों भागा,
तो संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा ताकि मछली जिंदा होकर बड़ी हो पाए, फिर उससे मैं खेलूंगा, इसीलिए संतु मछली लेकर भागा। और संतु मछली लेकर भागा था, काँप रहा था, किससे काँप रहा था? तो ठंड से काँप रहा था। तो संतु मछली लेकर जब भागा तो ठंड से काँप रहा था संतु। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चन आता है कि मछली कितने, लेखक ने मछली बाजार से कितना खरीदा? तो लेखक ने बाजार से टोटल मछली 3 खरीदा। कितना मछली? तो 3 मछली खरीदा। एक मछली जिंदा था, बाकी 2 मछली मरा हुई थी। तो एक मछली मरी हुई, सॉरी, एक मछली जिंदा था और 2 मछली मरी हुई थी। आप क्वेश्चन पूछता है कि मरी हुई मछली में जो मछली मर जाती है उसमें झांकने से यानी देखने से वो क्या दिखाई देता है? तो मरी हुई मछली में देखने से क्या दिखाई देता है? तो उसका परछाई दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तो उसका परछाई दिखाई देता है मरी हुई मछली में झांकने से। और जो एक मछली जिंदा था उसी को लेकर संतु भागा था। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो इतना आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, एकदम कहानी की तरह आपको समझना है। बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन लड़ता भी है, हमारा पढ़ाया गया सभी प्रश्न, और बनेगा भी आपसे। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर मतलब कॉन्सेप्ट के क्लियर करके पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर की, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई वादन से है। किससे है? तो शहनाई वादन से है। 14 का राइट आंसर डी होगा, शहनाई वादन से। अब क्वेश्चन पूछता है, अब क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछता है कि बिस्मिल्लाह खां, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिस्मिल्लाह खां का बुखार किसका था? क्वेश्चन पूछता है कि बिस्मिल्लाह खां का बुखार किसका था? तो शहनाई का था। किसका था? तो बिस्मिल्लाह खां का बुखार भी शहनाई का था। और शहनाई किस पौधे से बनाया जाता है? आप क्वेश्चन पूछेगा। तो शहनाई किस पौधे से बनाया जाता है? तो घास नामक नरकट के पौधे। कौन सा? तो घास नामक नरकट के पौधे से बनाया जाता है शहनाई। किस पौधे से? तो घास नामक नरकट के पौधे से। और घास नामक नरकट के पौधा यह कहाँ मिलेगा? तो यह नदी के किनारे मिलता है। कहाँ मिलता है? तो नदी के किनारे मिलता है, जिससे क्या होता है? तो शहनाई बनाया जाता है घास नामक नरकट के पौधे से। और बिस्मिल्लाह खां का बुखार किसका था? तो यही शहनाई का था। तो ये सभी भी क्वेश्चन साथ में याद रखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा बोर्ड परीक्षा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, किस लेखक की रचना है? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, किस लेखक की रचना है? तो किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। 15 का राइट आंसर बी होगा, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पर कैमरा किसकी रचना है? तो पेड़ पर कैमरा भी विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। और मछली कहानी किसने लिखा है? आप क्वेश्चन पूछ लेता है कि मछली कहानी किसने लिखा है? तो मछली कहानी भी विनोद कुमार शुक्ल ने ही लिखा है। और मछली क्या है? क्वेश्चन पूछता है तो मछली है क्या? तो मछली क्या है? तो मछली कहानी है। क्या है? तो मछली कहानी है। तो इतना क्वेश्चन आपको क्या करना है? कन्फर्म याद रखना है। और मैक्स मुलर ने क्या आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किस देश को माना है? तो मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो अपना देश भारत को माना है। किसको माना है? तो अपना देश भारत को माना है। भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर कि हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। और महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में हुआ था महात्मा गांधी का मृत्यु। और किसने मार दिया था? तो नाथूराम गोड्से के द्वारा मारा गया था। और महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। महात्मा गांधी ने क्या किया था? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन भी किया था। महात्मा गांधी ने बहुत आंदोलन किया था। आपको हम क्या करेंगे? तो जब सोशल साइंस पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। और सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सभी आंदोलन के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वाला में जो हम अभी हिंदी का क्लास चल रहा है इसीलिए इसमें नहीं बता रहे हैं, नेक्स्ट में बताएंगे सोशल साइंस वाले क्लास में। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर कि महात्मा गांधी जी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध है। 17 का राइट आंसर सी होगा, अहिंसक प्रतिरोध। 2026 के पेपर में छपेगा यह क्वेश्चन, याद रखेंगे जरूर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि हरिजन
पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। आप क्वेश्चन पूछेगा कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो यंग इंडिया पत्रिका का भी संपादन महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। तो यह दोनों पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। तो एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, इन्हीं दोनों प्रश्नों में से एक क्वेश्चन 2026 के पेपर में पूछेगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन हमसे पढ़ लिए थे। 18 नंबर क्वेश्चन है व्याकरण का क्वेश्चन है। यहाँ पे व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है कि य र ल व को कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? तो य र ल व कौन व्यंजन है, यानी कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? तो अंतःवस्त व्यंजन है। 18 का राइट आंसर डी होगा, अंतःवस्त व्यंजन। 2026 में आने वाला प्रश्न, इसे कन्फर्म याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर की भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो प फ ब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओष्ठ होता है, और प फ ब ब में ही भ आता है। तो प फ ब भ म, यानी भ का नंबर पर आता है तो 4 नंबर पर, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी वाला होगा। प फ ब ब का राइट आंसर हमारा ओष्ठ होता है उच्चारण स्थान में, और क ख ग का कंठ होता है। क ख ग का कंठ होता है, त थ द का तालु होता है, और ट ठ द का ट ठ ड का क्या होता है? तो मूर्धा होता है। तो यह भी क्वेश्चन आएगा, अगर उच्चारण स्थान में से आएगा, नहीं आता ही है, और 2026 का भी पेपर में आएगा। तो प्लीज़ ज़रूर इतना क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपसे 100% उच्चारण स्थान से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर कि क ख उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान जस्ट अभी बताए हैं, तो क ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है। 20 का राइट आंसर डी होगा, कंठ होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर कि संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। 21 का राइट आंसर बी होगा, 5 भेद होते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह अथवा भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के भेद टोटल 5 होते हैं, और जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जब हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं हम आपको बिल्कुल तरीके से बताएंगे, सभी संख्या का भेद का भी उल्लेख करेंगे, और संज्ञा क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे। तो आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 अगस्त से ला रहे हैं आपका क्लास सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। आपको कन्फ्यूजन मत होना है, और एक ही क्लास को आपको 400 प्लस अगर नंबर लाना है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो जो अगस्त से हम न्यू बैच लाएंगे उस बैच में जुड़कर आपको बेहतरीन तरीके से क्लास करना होगा। तो ओके, चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। अगला नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेपाल शब्द कौन सी संज्ञा है? तो नेपाल शब्द कौन सी संज्ञा है? तो नेपाल किसी शहर का नाम है, तो यह क्या होता है? तो नाम किस वाले संज्ञा में आता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला में आता है। तो 22 का राइट आंसर बी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम बोलेंगे गंगा नदी, तो गंगा नदी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, श्याम, मोहन, सीता, पटना, इत्यादि सभी के सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो लड़का गोरा है, गाय काली है, तो बुढ़ापा और सर्दी, गर्मी, यह सभी के सभी क्या है? तो भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा? तो बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? तो यह, वह, तुम, हम, यह सभी के सभी क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा, यानी खुद का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है? वैसे संज्ञा जिससे पूरे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कलम, कलम बोलने से लाल, ब्लू, नीला, पीला सब कलम आ जाता है। और आम बोलने से अनेकों प्रकार के जाति, अनेकों प्रकार के आम का जाति आ जाता है। जैसे मालदो, किशनभोग, जो भी आम होता है वो सभी जाति का आ जाता है। और भी आ जाता है गाय, गाय बोल देंगे तो गाय के पूरे समूह आ जाएगा। सॉरी, गाय बोलने से क्या होगा? तो गाय हमारा कौन सा संज्ञा हो गया? तो गाय वही में बोल देंगे नीली गाय, क्या बोलेंगे? तो नीला गाय, तो वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। परंतु गाय बोलने से अनेकों प्रकार के गाय आ जाएंगे, इसलिए जातिवाचक ही होगा गाय हमारा संज्ञा। और क्वेश्चन पूछेगा कि अंगूर का गुच्छा किस प्रकार का है? तो समूहवाचक है। और ताला यानी चाबी भी हमारा क्या है? तो समूहवाचक है। इसको हम जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो बार के तरीके से बताएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि गुरु नानक देव की जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव की जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव की जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा कि 1469 में। और गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे, और गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि आंसू शब्द कौन सी संज्ञा है?
सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आंसू शब्द कौन सी लिंग है। तो आंसू शब्द कौन सी लिंग है, तो यह पुल्लिंग है। 24 का राइट आंसर सी होगा, पुल्लिंग है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन चौकन्ना रहता था। तो एक वृक्ष की हत्या में शीर्षक कविता में कौन चौकन्ना रहता था, तो बूढ़ा वृक्ष चौकन्ना रहता था। 25 का राइट आंसर बी होगा, बूढ़ा वृक्ष। बूढ़ा वृक्ष कहाँ मिलता था, तो लेखक का दरवाजे पर। कहाँ मिलता था, तो बूढ़ा वृक्ष लेखक का दरवाजे पे मिलता था। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और वृक्ष की सूखी डालियाँ किस तरह से दिखाई देती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वृक्ष की सूखी डालियाँ राइफल की तरह दिखाई देती थी। किस तरह से, तो राइफल की तरह से वृक्ष की सूखी डालियाँ दिखाई देती थी। तो आप लोग इतना क्वेश्चन याद रखिए। और एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो कुंवर नारायण है। कौन है, तो कुंवर नारायण है। यह चारों पांचों क्वेश्चन पूछता है आपके पेपर में। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है कि सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। आपके ऑप्शन क्या होगा, आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर कि बल्ली अमाल को कितने नंबर वाले कमरा में जाने के लिए कहा गया था। तो बल्ली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए बोला गया था, तो 48 नंबर कमरे में बोला गया था। 27 का राइट आंसर डी होगा, 48 नंबर वाले कमरे में। 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है 2024 के भी पेपर में। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बल्ली अमाल की बेटी का नाम क्या था। तो बल्ली अमाल की पुत्री बोले या बेटी बोले, तो बल्ली अमाल की पुत्री और बेटी का नाम क्या था, तो पपाप्ती था। क्या था, तो पपाप्ती था। पपाप्ती किसका पुत्री थी, तो बल्ली अमाल की पुत्री थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि सीता अपने ही घर में कैसा महसूस कर रहा था। तो सीता अपने ही घर में कैसी महसूस कर रही थी, तो घुटन महसूस कर रही थी। सीता के कितने लड़के थे, तो टोटल 3 लड़के थे। सबसे बड़े लड़का का नाम कैलाश था, उससे छोटे का नाम नारायण था, और सबसे छोटे का नाम बिज्जू था। और क्वेश्चन पूछता है कि इसके तीनों लड़का का विवाह हो चुका था, और सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी। सीता आँखों पर क्या रख कर रोने लगी, तो सीता आँखों पर आँचल रख कर रोने लगी। तो आप लोग इतना क्वेश्चन जरूर याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर कि सीता के कितने लड़के थे। तो सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के टोटल 3 लड़के थे। तो आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, 3 लड़के थे। अगला नंबर, तो आज का क्लास में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। और एक आपको हम बताए थे वीडियो को शुरुआत में कि PDF, आपको PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आपको इस चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। क्या कीजिए, इस चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और आप सभी विद्यार्थी वहाँ पे जाइएगा तो व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, जिसमें AK क्लासेस का लोगो लगा होगा। किसका, तो AK क्लासेस का लोगो लगा होगा, जो यूट्यूब पर लगा हुआ है AK क्लासेस का लोगो, वही लगा होगा आपका क्या किस में, तो व्हाट्सएप ग्रुप में लगा होगा AK क्लासेस का लोगो। तो आप लोग उससे जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। और वहीं पे आपको हम PDF डालेंगे। क्या करेंगे, तो PDF उसी में भेजेंगे, आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो अभी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, उसी का PDF हम उसी ग्रुप में ऐड करेंगे। तो आपको क्या करना है, जाकर जरूर उसे फॉलो कर लीजिए और PDF डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, यह वाला क्वेश्चन होगा, पर लेकिन यह टाइप किया गया है, परंतु वह बुक से होगा क्वेश्चन, और आपको लाइनिंग बाय लाइनिंग होगा, बुक से होगा, और बुक वाला क्वेश्चन होगा। तो आप लोग उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और ब्रिलियंट का जो था उसी में कहा है क्वेश्चन, तो आप लोग उसे जरूर पढ़ लीजिए बार के तरीके से। और यह क्लास लगभग 35 से 40 मिनट का क्लास हुआ होगा। अगर 35 से 40 मिनट आप लोग देते हैं, तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। यह कितना ऑब्जेक्टिव, तो लगभग 100 प्लस ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए होंगे। ऐसा नहीं कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, नहीं, 100 प्लस ही पढ़े हैं। तो बार के तरीके से पढ़िए, जाइए सभी क्वेश्चन को धुआं कर दीजिए। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।